हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का फिर से एक नए क्लास पर स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। उपनिवेश क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, इसके बाद देखेंगे अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। इससे पहले हमने आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पैसों का उपयोग कैसे किया जाता है, साथ ही भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया लेकिन अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ तक, इसके बाद अर्थव्यवस्था के परिचय तक हम क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कोई आपसे पूछेगा बताओ उपनिवेश क्या है। आखिर उपनिवेश का इंग्लिश कोई पूछेगा कॉलोनी मतलब क्या होता है, उपनिवेश होता है। यदि आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बताओ सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या लगाना है, उपनिवेश क्या है। यदि आपसे कोई भी पूछे बताओ ये उपनिवेश आखिर होता क्या है, तो आप याद रखिएगा उपनिवेश कहता है जब कोई भी देश यानी कि एक दो देश की बात नहीं होती है, कोई भी देश हो, वो चाहे भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो, थाईलैंड हो, नेपाल हो, कोई भी हो, यानी कि जब कोई देश किसी शक्तिशाली राष्ट्र के शासन में, यानी कि जब कोई भी देश किसी शक्तिशाली राष्ट्र के शासन में उसका आर्थिक एवं व्यवसायिक के कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण उस शक्तिशाली देश के पास रहता है, तो उसे ही उपनिवेश कहते हैं। यानी कि इस उपनिवेश का कहने का मतलब है कि जब कोई भी देश क्या है, जैसे मान के चलिए नेपाल ये क्या है, बहुत छोटे देश है कि नहीं, कोई भी जाकर के क्या कर सकता, उस पर आक्रमण करके अधिकार जमा सकता। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ नेपाल और भारत में कौन किसे गुलाम बना सकता है, तो आप बोलिएगा नेपाल को आसानी से गुलाम बना सकते हैं। तो बताइए, तो शक्तिशाली राष्ट्र कौन हुआ, भारत। तो भारत उस पर क्या कर सकता है, अधिकार कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे क्या है, पड़ोसी देश है और मित्रता वाले देश है। उस देश में हम लोग बिना पासपोर्ट बिना वीजा के क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो पहुंच सकते हैं नहीं, तो कोई पूछेगा बताओ क्या ये देश तो शक्तिशाली राष्ट्र कौन है, तो भारत उस पर क्या कर सकता है, अधिकार जमा सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, कोई पूछेगा, ये कहलाएगा उपनिवेश। क्या कहलाएगा, उपनिवेश। तो उपनिवेश कहता है जैसे भारत 200 साल अंग्रेजों के क्या थे, शासन में थे। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो आजादी से पहले कोई पूछेगा बताओ हमारा जो भारत देश जो था वो किसके गुलाम थे, आप बोलिएगा गुलाम जो थे वो अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। तो ये हम लोग क्या किसके उपनिवेश में थे, तो हम लोग अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश में थे। कौन था उपनिवेश में, तो भारत अंग्रेजों के क्या थे, उपनिवेश में थे। तो ये कौन बात कहलाएगा, यही उपनिवेश कहलाएगा, यही कॉलोनी कहलाएगा। कौन, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना अधिकार जमा ले, उसे हम क्या कहेंगे, उपनिवेश कहेंगे। जैसे मान के चलिए कोई बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे को हम उठा के पटक रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, उपनिवेश कर रहे हैं, कॉलोनी कर रहे हैं। तो उपनिवेश, मुझे उम्मीद है कि उपनिवेश आप क्या कर लिए, समझ लिए। आगे चलते हैं आर्थिक क्रियाएं में। यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। यदि हम आपसे पूछेंगे बताओ ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, जैसे आर्थिक मतलब होता है जैसे घर की आर्थिक होती है, उसी तरह अर्थशास्त्र में भी आर्थिक क्रियाएं होती है। क्रियाएं मतलब होता है काम करना, कौन सा काम आप कैसे करते हैं। आप देखिए इसी के अंतर्गत आर्थिक क्रियाएं हैं। तो अगला
अगला क्वेश्चन मारिएगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। यदि आपसे कोई भी पूछे बताओ, या एग्जामिनर पूछे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती है, तो आर्थिक क्रियाएं कहता है वे सभी क्रियाएं, फिर इस आंसर के अंतर्गत आता है कि वे सभी क्रियाएं, एक दो क्रियाएं नहीं, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आर्थिक क्रियाएं कहता है वे सभी क्रियाएं, चाहे वो काम किसी प्रकार का हो, लेकिन जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है? आय प्राप्त होती है। आय मतलब होता है रुपया, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, वे सभी क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। चाहे आप भैंस चरा के रुपया कमाते हैं तो ये भी आपका क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। चाहे आप बिजनेस करके रुपया कमाते हैं तो ये भी आपकी क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। चाहे आप नौकरी करके रुपया कमाते हैं, ये भी क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। चाहे आप प्राइवेट जॉब करके करते हैं, ये भी आपका क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। तो कोई पूछेगा बताओ आर्थिक क्रियाएं क्या होता है, तो वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें क्या होती है? आय प्राप्त होती है। आप चाहे जिनसे भी रुपया पैसा धन संपत्ति कमा लेते हो, वही आपकी क्या है? कोई पूछेगा आर्थिक क्रियाएं हैं। क्रियाएं कोई भी हो सकता है, लेकिन इसके तर्क में, इसके विचार में दो अर्थशास्त्री आए थे बताने के लिए। कौन सी क्रिया को बताने के लिए? कोई पूछेगा आर्थिक क्रियाएं को बताने के लिए। कितने वैज्ञानिक आए थे? कोई पूछेगा दो वैज्ञानिक। सबसे पहला था आर्थर लेविस। कौन था? कोई पूछेगा। ये अर्थशास्त्री थे। यहां देखिए काले काले मुखरे में काले काले चश्मे लगाए और मुस्कुरा रहे हैं। कौन? कोई पूछेगा आर्थर लेविस। उसका कहना था कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश के व्यवहार से होती है। किससे होती है? ये जो आर्थर लेविस उधर देख रहे हैं, उसका कहना था कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है, अर्थव्यवस्था का क्या होता है? अर्थ होता है किसी देश के व्यवहार से होती है, कि किस देश की व्यवहार कैसे होती है। जैसे आपसे पूछेंगे बताओ तुम्हारा पहचान किससे है, आप बोलिएगा मेरा जो पहचान है वो कोई भी चाल चलन से पकड़ सकता है कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा नेचर किस प्रकार है। तो तुम चलने से, तुम्हारे चलने से, बोलने से हम आराम से पकड़ सकते हैं कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है। इसी तरह कहता है अर्थव्यवस्था किसी देश के व्यवहार से होती है। देश से कोई भी हो, उसकी व्यवहार से पता चल जाता है कि इसकी अर्थव्यवस्था क्या है। और ये हम नहीं कहते भैया, ये कौन कहता है? आर्थर लेविस कहता है। आगे उसका शब्द सुनिए, कितना बढ़िया शब्द लिखा है, जिससे मानवीय आवश्यकताओं के लिए वह संसाधन का प्रयोग करता है। और ये व्यवहार से जैसे ही पता चलता है, ये मानवीय आवश्यकताओं, जो मानव की आवश्यकता है, जो चाहिए मानव को, वो अपनी क्या कर लेता है? पूर्ति कर लेता है। यही मेरा कौन चीज है? आर्थिक क्रियाएं हैं। कौन कहता है ये बात? आर्थर लेविस। कौन कहता है ये बात? आर्थर लेविस। क्या कहते हैं आर्थर लेविस? कि किसी भी देश के व्यवहार से पता चल जाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था क्या है, और ये अर्थव्यवस्था किसी भी मानव के संसाधनों की पूर्ति करता है, या तो यही मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। लेकिन किसी एक नहीं, आर्थर लेविस जैसे ये बात बोल के गए, अगला आ गए कौन? कोई पूछेगा ब्राउन। ये काला कुर्ता पहने हुए कौन है? कोई पूछेगा अर्थशास्त्री ब्राउन है। उन्होंने बोला ये अच्छा, आर्थर लेविस का भी बात क्या है? सही है, लेकिन मेरा भी कुछ तर्क है। जैसे पंचायती होते हैं, तो गांव में जैसे पंचायती होते हैं, तो बताइए सरपंच के साथ साथ में मुखिया के साथ साथ फैसला सुना देते नहीं, वो दोनों से क्या लेते हैं? तर्क वितर्क करते हैं, तब अपने फैसले को क्या करते हैं? रखते हैं। उसी तरह ब्राउन ने भी अपना क्या दिया? तर्क दिया। उन्होंने बोला कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था, कौन सी व्यवस्था?
अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जो होता है वो रोजगार या धंधा की एक प्रणाली है। इसका कहना था, किसका कोई पूछेगा, ब्राउन का कहना था कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये रोजगार जैसे अभी हमारे बिहार में किसका मुद्दा चल रहा है कोई पूछेगा, मेन मुद्दा रोजगार का चल रहा है। इसी तरह ब्राउन ने कहा कि ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये रोजगार और जो भी आदमी कोई भी धंधा करता है उसी की क्या है, प्रणाली है। तो कितने अर्थशास्त्री आए कोई पूछेगा, 2 अर्थशास्त्री, एक आर्थर लेविस, दूसरा ब्राउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है हम लोग का, अब कोई पूछेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन लिखेगा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या तो संरचना। आपसे यदि हम पूछना चाहेंगे कि एक बात बताओ मेरे भाई, आखिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब होता क्या है, तो आप याद रखिएगा क्षेत्र मतलब होता है कि भारत में जो है रुपया कौन कौन से क्षेत्र से आते हैं। जैसे आप अपने घर में, आपका भाई है, मान के चले आप अपने घर में 3 भाई हैं या 4 भाई हैं या 2 भाई हैं और एक पिताजी है, तो यदि आपसे कोई सवाल करेगा तुम्हारे घर में इतना जो विकास हो रहा है कौन कौन सा क्षेत्र से रुपया आ रहा है, आप बोलिएगा एक मेरे बड़े भाई जॉब में है, छोटे भाई किसान है, मेरे पिताजी भी किसान है, ये दोनों क्षेत्रों से क्या आता है, रुपया आता है। इसी तरह भारत में भी जो रुपया आते हैं उसका भी क्या है, क्षेत्र है। कोई पूछेगा बताओ भारत में जो रुपया आते हैं कितने तरीके से आते हैं, आप याद रखिएगा सबसे पहला स्वरूप। कौन चीज, स्वरूप मतलब होता है नेचर, कुछ प्राकृतिक तरीके से भी क्या आते हैं, रुपया आते हैं। क्या कोई पूछेगा स्वरूप मतलब नेचर, कुछ प्राकृतिक तरीके से भी क्या आते हैं, रुपया आते हैं। दूसरा कोई पूछेगा शर्त के हिसाब से क्या आते हैं, कुछ रुपया आते हैं। इसके बाद कोई पूछेगा स्वामित्व मतलब होता है ऑनर मतलब होता है मालिक, कुछ मालिक के हिसाब से भी क्या आते हैं, रुपया आते हैं। लेकिन इसी शर्त को, इसी क्षेत्र को, तो कोई पूछेगा भारत में कितने तरीके से रुपया आते हैं, आप बोलिएगा 3। सबसे पहला स्वरूप, दूसरा शर्त, तीसरा कोई पूछेगा स्वामित्व। लेकिन आपसे एक सवाल करेंगे, एक बात बताओ स्वरूप के आधार पर कितने क्षेत्र होते हैं, आप बोलिएगा स्वरूप के आधार पर 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला कोई पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र, इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा कोई पूछेगा द्वितीयक क्षेत्र, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद कोई पूछेगा तीसरा बताओ, तीसरा को बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र यानी कि टर्टरी सेक्टर। इसके बाद कोई पूछेगा शर्त के हिसाब से बताइए, आप याद रखिएगा शर्त के हिसाब से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। इसके बाद स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, सहकारी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों आपसे मैं विनती करना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र होता है ये दोनों हम लोगों को पढ़ना अभी नहीं है। ये दोनों जो पढ़ना है जब आप मैट्रिक से ऊपर जाएंगे, कंपटीशन लेवल में जाएंगे, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन कुछ आपके इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीका से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे स्वरूप के आधार पर, वो भी कौन कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो चलिए आप देखते हैं कि भारत में भी क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है। तो कोई पूछेगा स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, आप याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। आज मेन मुद्दा मेरा यही तीनों समझाना है आपको, और ये तीनों यदि आप समझ गए, अभी यदि कच्चे उम्र में सीख गए तो पक्के उम्र में मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। लेकिन कच्चे उम्र में आपको सीखना पड़ेगा। चलिए कौन सा क्षेत्र कोई पूछेगा, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन
आपसे पूछेंगे ये जो स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हुए, आप बोलिएगा 3 क्षेत्र हुआ। सबसे पहला हुआ प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हुआ द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा हुआ तृतीयक क्षेत्र। अच्छा, ये प्राथमिक क्षेत्र आपसे पूछना चाहेंगे कि बताओ ये प्राथमिक क्षेत्र कहां से आया। आप बोलिएगा ये जो प्राथमिक क्षेत्र आया है ये प्राकृतिक से आया है। कहां से आया है? नेचर से आया है। कहां से आया है? प्राकृतिक से आया है। यानी कि इस क्षेत्र का कोई पूछेगा बताओ जुड़ाव कहां से है, लगाव कहां से है, आप बोलिएगा इस क्षेत्र का लगाव जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से है। इस क्षेत्र का जो लगाव है वो प्राकृतिक क्षेत्र से है। यानी कि जिस क्षेत्र का लगाव सीधे प्राकृतिक से हो, सीधे ईश्वर से हो, उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आप पूछिएगा क्या क्या कुछ ऐसे भी हैं जो प्राथमिक क्षेत्र डायरेक्ट ऊपर से कनेक्शन है, यानी कि ईश्वर से कनेक्शन है, तो आप याद रखिएगा जरूर है कुछ क्षेत्र जो डायरेक्ट किससे आते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसमें मानव की कोई भागीदारी, कोई मानव यदि मर के रो के रह जाए, जो प्रकृति कर देगा वही होगा। तब यही इसीलिए हम इसका डिफिनेशन लिखे हैं। जब आय का स्रोत, जब किसका स्रोत कोई पूछेगा आय, आय मतलब कोई चीज, इनकम, क्या कोई पूछेगा इनकम, आपके भी घर में इनकम आते हैं। इसी तरह कहता है जब आय का स्रोत सीधे कौन चीज, जब आय का स्रोत किससे हो? सीधे कृषि या किससे जुड़ा हुआ हो? प्राकृतिक से। क्या कृषि करते हैं? क्या इसमें मानव की भागीदारी होती है? हम लोग तो कर्म करते हैं, बाकी फल का इंतजार नहीं करते हैं। हम लोग बिहार के निवासी हैं, बिहारी हैं, लेकिन भारत के क्या है? नागरिक है। कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए बिहारी, लेकिन हम लोग क्या है? बिहारी। एक बिहारी 100 पे भारी, क्योंकि कृषि किस पर आधारी है? वो भी प्राकृतिक से है। तो कोई पूछेगा हम लोग कौन चीज करने वाले इंसान है? हम लोग कर्म करने वाले इंसान है, बाकी बिहारी है फल का इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि बिहारी क्या होते हैं? कर्म करने वाले होते हैं, फल के इंतजार नहीं करते हैं। तो कृषि या प्राकृतिक से जुड़ा हो तो उसे ही क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा बताओ इसके अंतर्गत कौन कौन आता है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ ऐसा कौन कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप बोलिएगा जैसे कृषि। कृषि मतलब कौन चीज? खेती बाड़ी करना। क्या हम लोग मानव पर आधारित है? ये प्राकृतिक के मौसम पर चलते हैं, मौसम के अनुसार खेती करते हैं। जब जिस चीज का मौसम आता है उसी चीज का हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो कोई पूछेगा खेती कर रहे हैं किसके आधार पर कर रहे हैं? मौसम के आधार पर। तो सीधे किससे जुड़ा हुआ है? इसका कनेक्शन सीधा किससे है? प्राकृतिक से है। तो कोई पूछेगा बताओ कृषि कौन चीज? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। आप बताइए। इसी तरह होता है पशुपालन। आपको पूछेंगे बताओ पशुपालन कौन सा क्षेत्र है? आप बोलिएगा पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र है। कोई पूछेगा कैसे? आप कभी सुने हैं कि पशुपालन कोई कंपनी का होता है? टाटा का, बिरला का, कभी सुने हैं? कभी सुने हैं? बताइए। आप बोलिएगा कभी नहीं सुने हैं, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो कोई पूछेगा पशुपालन कौन सा क्षेत्र? कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। इसी तरह मत्स्य मतलब होता है मछली पालन, ये भी कौन सा क्षेत्र? ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र। इसी तरह खनन भी कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। तो आप सीधे याद रखिएगा जिसका लगाव, जिसका संपर्क कृषि या प्राकृतिक से सीधे जुटा हुआ हो वो प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कोई पूछेगा बताओ, जैसे में कृषि, पशुपालन, मत्स्य, खनन, ये सब कैसा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र है। तो चलिए यदि आप प्राथमिक क्षेत्र समझ गए तो आप हम लोग चलते हैं। जैसे आप
प्राथमिक क्षेत्र समझ गए। आप हम लोग चलते हैं द्वितीय क्षेत्र में। ये देखिए, ये मेरी की बूढ़ी माता क्या कर रही है, कृषि कर रही है। तो कोई पूछेगा ये जो कृषि कर रहा है ये कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत, आप बोलिएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। देखो इस उम्र के भी लिहाज करती है, यदि इसका मतलब साफ है कि बहू या तो बेटा क्या की होगी, छोरी होगी। तब इस हालात में ये क्या कर रही है, कृषि कर रही है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, हालात होती है। आप भी अपना हालात ठीक करना चाहते हैं तो आप भी अपने हालात को सुधारिए। चलते हैं अगला क्षेत्र, ये रहा द्वितीय क्षेत्र। आपसे कोई पूछेगा बताओ ये द्वितीय प्राइमरी सेक्टर क्या होता है भैया, आप याद रखिएगा, माथा पे सनका लीजिएगा, माथा पे ठोक लीजिएगा कंटी लेके कि ये द्वितीय क्षेत्र कहता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसको कोई पूछेगा बताओ किस क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, आप याद रखिएगा इस द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। इसमें कारखाना को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। यानी कि कोई पूछेगा इसका मतलब हुआ क्या, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो चीज प्राथमिक क्षेत्र में बना उसी का हम लोग अच्छे से अब क्या करें, बढ़िया से बना दे। यानी कि निर्माण या विनिर्माण, वस्तुएं का निर्माण करना कौन सा क्षेत्र का काम है, द्वितीय क्षेत्र का काम है। यानी कि किसी भी चीज का क्या करना, निर्माण करना या विनिर्माण करना, या तो आप शॉर्टकट में याद रखिएगा किसी भी वस्तु को बनाना, किसी भी वस्तु को क्या कर देना, बनाना, किसका काम है कोई पूछेगा, द्वितीय क्षेत्र। यानी कि कोई भी वस्तु बनाने का काम है तो कोई पूछेगा कौन सा क्षेत्र, वो आता है द्वितीय क्षेत्र। इसी तरह कोई जैसे कोई पूछेगा बताओ फैक्ट्री कौन चीज, कौन सा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। ये देखिए ये है हम लोगों का कौन चीज, फैक्ट्री। ये कोई फैक्ट्री का क्या लिए, फैक्ट्री का क्या लिए हैं, इमेज लिए हैं। देखिए इसमें सामान का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा, बन रहा है, तब ना इतना धुआं निकल रहा है, तब ना इतना प्रदूषण फैल रहा है। जिस जिस क्षेत्र में क्या लगा है, फैक्ट्री लगा है, तो यहां सामान बन रहा है, निर्माण हो रहा है कि नहीं, वस्तु विनिर्माण हो रहा है कि नहीं, वस्तु बन रहा है कि नहीं। तो हमें क्या बोले, जिस वस्तु जो कोई वस्तु बने या निर्माण हो या विनिर्माण हो या बनाने का काम हो तो उसे हम लोग कौन सा क्षेत्र में रखेंगे, द्वितीय क्षेत्र में। जैसे ये देख रहे हैं फैक्ट्री में क्या हो रहा है, सामान बन रहा है, तो कौन सा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। इसी तरह दूसरा रखे हैं सर्विस सेक्टर। आपसे पूछेंगे बताओ क्या सर्विस सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा कि द्वितीय क्षेत्र में जाएगा, क्या ये प्राकृतिक देता है सर्विस? अरे भैया प्राकृतिक दे के भेजता तो जन्म होते आप मैट्रिक ना करते, आप किसी सर्विस सेक्टर में सर्विस करते किए होते। तो लेकिन सर्विस के लिए ही तो मर रहे हैं, तब ना हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि सर्विस के लिए नहीं मरते तो पढ़ते आज, बताओ भैया आप पढ़ते नहीं पढ़ते। तो कोई पूछेगा सर्विस सेक्टर लेना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तो सर्विस सेक्टर भी कौन चीज भैया, द्वितीय क्षेत्र। इसी तरह कोई पूछेगा बताओ मशीन कौन सा क्षेत्र, मशीन भी आता है कौन क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र। क्योंकि मशीन आटा का चक्की चलता है। कोई पूछेगा क्या मशीन के बिना आटा का चक्की चल जाएगा, आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब मशीन भी किसी भी चीज को क्या करता है, निर्माण करता है, तो मशीन भी कौन सा, द्वितीय क्षेत्र। इसी तरह कोई पूछेगा गैस और बिजली। ये देखिए बिजली का भी क्या होता है, निर्माण होता है। बिजली स्वतः हमारे घरों में नहीं आता है, जब तक कहीं बिजली उत्पन्न होती नहीं है, निर्माण होता नहीं है, तब तक हमारे घरों में आता नहीं है। तो बिजली भी कोई पूछेगा बताओ कौन सा क्षेत्र, आप बोलिएगा द्वितीय क्षेत्र। जिस चीज का निर्माण हो, विनिर्माण हो, बने वो कौन सा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। तो ये सब कोई पूछेगा कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र। जैसे हम क्या बोले, फैक्ट्री, सर्विस सेक्टर, मशीन, गैस एवं बिजली। चलिए हम लोग तृतीय क्षेत्र को समझते हैं। ये रहा कोई पूछेगा कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आपको कोई पूछेगा बताओ ये तृतीय क्षेत्र क्या होता है, आप याद रखिएगा जो
पहला को हम लोग बोले जो कृषि से या प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हो उसको बोलेंगे प्राथमिक, औद्योगिक से जुड़ा हुआ हो, निर्माण हो, विनिर्माण हो, बनाने का काम करे, द्वितीयक हो जाएगा। तृतीयक यहाँ याद रखिएगा, तृतीयक यहाँ लिखेगा, क्या लिखिएगा, तृतीयक लिखिएगा। कहता है तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? इस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा गया है? सेवा क्षेत्र कहा गया है। यानी कि जिसमें सेवा हो, जिसमें क्या हो, कोई पूछेगा सेवा हो, उसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। आप हमें बताइए कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आएगा? आप बोलिएगा इसके अंतर्गत सबसे पहला नौकरी। क्या किसी को नौकरी होता है? क्या सेवा नहीं देता है? आप बोलिएगा बिल्कुल सेवा देता है। क्या सेवा देता है तो कौन सा क्षेत्र? आप बोलिएगा तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कोई पूछेगा? तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि इससे क्या मिलती है? नौकरी करने वाले जितने होते हैं वो आपको क्या देते हैं? सेवा देते हैं। पुलिस बनी, क्या आपको सेवा नहीं देते हैं? आपको सेवा देते हैं। व्यापार वाला क्या सेवा नहीं देते हैं? सेवा देते हैं। दुकानदार भाई क्या सेवा नहीं देते हैं? क्या हुआ? व्यापार हुआ। इसके बाद कोई पूछेगा दुकानदार, इसके बाद कोई पूछेगा शामिल किया गया है। जैसे आपको पूछेंगे बताओ जैसे में कौन कौन हो जाएगा? आपको पूछेंगे परिवहन, बताओ कौन सा क्षेत्र? आप बोलिएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्यों रखे? क्योंकि ये परिवहन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का क्या करता है? काम करता है। जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करे उसे बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र। तो ये परिवहन बस क्या सेवा नहीं देता है? भले हम लोग को रुपया लगता है लेकिन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तो परिवहन कोई पूछेगा कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। इसी तरह आपसे पूछेंगे हॉस्पिटल बचाओ, हॉस्पिटल बताओ कौन सा क्षेत्र? आप बोलिएगा हॉस्पिटल भी तृतीयक क्षेत्र, क्योंकि हॉस्पिटल हमें क्या देती है? सेवा देती है। डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहते हैं, ये क्या देते हैं भैया? सेवा देते हैं। जो सेवा देते हैं वो कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। इसी तरह कोई पूछेगा बैंक, बैंक भी क्या देते हैं? हम लोगों को सेवा देते हैं। ये देखिए क्या है? बैंक है, नहीं देता है। यदि आपके भाई या हमारे भाई कोई भी हो, चाहे कहीं दूर पर बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुरंत बोलता है रुपया भेजो। बैंक की सहायता से हम लोग क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ट्रांसफर किए तो क्या किए भैया? सहायता किए। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। इसी तरह बीमा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी बीमा कहता ना, भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी क्या देता है? रुपया देता है। तो देता है कि नहीं? कोई पूछेगा बीमा कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। इसी तरह कोई पूछेगा शिक्षा, शिक्षा कौन सा क्षेत्र? शिक्षा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भले आप इसके बदले दक्षिणा देते होंगे गुरु को, लेकिन क्या देते हैं? आपको सेवा देते हैं। तो शिक्षा भी कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। इसी तरह कोई पूछेगा नौकरी, नौकरी भी आदमी को क्या देता है? सेवा। अभी आपको बता दिए। इसके बाद कोई पूछेगा कोचिंग, कोचिंग भी क्या है? एक तृतीयक क्षेत्र है, क्योंकि कोचिंग भी आपको क्या देता है? सेवा देता है। अपने प्रति ना सोचकर आपको सिखाता है और आपको कहता है दिन रात पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने वाले नहीं हैं। आपको कहता है सुधरो सुधरो सुधरो, लेकिन आप सुधरते नहीं हैं। वो कहते रह जाते हैं, आप अपने जिद पर अड़े रह जाते हैं, लेकिन वो कहते कि नहीं। तो कोचिंग में ज्ञान देता है कि नहीं? ये कौन सा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र। इसी तरह कोई पूछेगा नेता, भले नेता कुछ भी करे, ठगे, कुछ भी करे, लेकिन नेता भी कोई कोई नेता क्या होते हैं? सभी नेता एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ कुछ नेता समाज से भी होते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और ये देश के लिए काम करना चाहते हैं। 100 में तो 2-4 गो अपवाद मिलवे करेगा, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं रहता है। एक बार बनेगा, दूसरा बार में बुरा बुरा समट लेता है। जो इस तरह से, यानी कि जो अपना पेट में रखने वाला नेता रहता है उसका दूसरा बार चलने नहीं देते हम लोग, क्योंकि आजकल जनता क्या हो गया? जागरूक हो गया। तो नेता भी कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। तो आप हमें जरूर बताइएगा, इस इकोनॉमिक्स की क्लास आपको
कैसा लगा। यदि इस इकोनॉमिक्स की क्लास आपको बढ़िया लगा होगा तो हमारे लाइक इस क्लास को आप लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप इस क्लास को लाइक करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमारे चैनल को भी क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक क्या कर पाए, पहुंच पाए। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, क्या इकोनॉमिक्स प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कहीं दिक्कत है, तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द इकोनॉमिक्स के पार्ट 3 की वीडियो में और भी नए नए चीजों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।